हेलो दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। एडिटोरियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के साथ साथ वोकैबुलरी के बहुत सारे वर्ड्स भी होंगे जो आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को। इंडिया शुड नॉट टेलर इट्स टाइड विद ईरान टू यूएस फॉरेन पॉलिसी चेंजेस। इंडिया को ईरान के साथ उसके जो रिलेशंस हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं बदलनी चाहिए। भारत और ईरान के मध्य जो संबंध है, जो उसके रिलेशंस हैं, अमेरिकी विदेशी नीति के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए उसको। बाय साइनिंग अ 10-year एग्रीमेंट विथ ईरान टू डेवलप एंड ऑपरेट द चबाहर पोर्ट। चबाहर पोर्ट के डेवलप करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए भारत ने ईरान के साथ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया है। India has taken its infrastructure and trade partnership with Islamic Republic to next level despite tension in West Asia। भारत ने जो ये निर्णय लिया है उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड को एक नेक्स्ट लेवल, एक उच्चतम स्तर प्रदान होगा। इस्लामिक जो रिपब्लिक है उसके साथ जो इन्होंने पार्टनरशिप की है वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड के लिए एक नेक्स्ट लेवल होगा, एक उच्चतम स्तर होगा। हालांकि बहुत सारी टेंशन वेस्ट एशिया में चल रही, बहुत सारी लड़ाइयां वेस्ट एशिया में चल रही, इसके बावजूद भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड एक नेक्स्ट लेवल, एक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। इंडियन विल invest 120 million and offer credit facility of 250 million to further development the terminal it's operate in चबाहर शहीद वेस्टी पोर्ट and related project। जो चबाहर शहीद वेस्टी पोर्ट है और उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं उसके निर्माण के लिए, उसको बनाने के लिए भारत इन्वेस्ट करेगा 120 मिलियन और ऑफर करेगा क्रेडिट फैसिलिटी 250 मिलियंस की टर्मिनल्स को डेवलप्ड करने के लिए। हाउएवर आफ्टर द डील वाज साइंड, हालांकि डील के साइन होने के बाद द यूएस स्टेट डेवलपमेंट सेड, यूएस की स्टेट डेवलपमेंट ने कहा एंटिटीज कंसीडर द बिजनेस डील विथ ईरान। जो भी एंटिटीज हैं, जो भी देश हैं, जो भी संस्थाएं हैं ईरान के साथ बिजनेस डील को कंसीडर करके चल रही हैं, नीड टू बी अवेयर, उनको ये बात भी जानना जरूरी है, इस बात की अवेयरनेस भी होना जरूरी है दैट दे आर ओपनिंग देमसेल्फ अप टू द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस। जो भी प्रतिबंध के पोटेंशियल रिस्क है, संभावित जो खतरे हैं खुद के ऊपर, उनको भी जानना जरूरी है। हालांकि कोई भी देश में सैंक्शंस लगता है, कोई भी देश में प्रतिबंध लगता है तो वो दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं कर सकता है। अब जब दूसरे देशों के साथ ट्रेड करेगा तो वो इनलीगल कहलाएगा और बहुत सारे देश इसका बाइकआउट कर देंगे, तो दोनों के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, दोनों के लिए एक संभावित खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो लोगों को ये बात भी जानना जरूरी है जो ईरान के साथ बिजनेस डील को कंसीडर करके चल रहे हैं। इन द पास्ट में अमेरिकन सैंक्शन ऑन ईरान हैड डिलेड, जो अमेरिका के सैंक्शंस थे, अमेरिका के जो प्रतिबंध थे ईरान के ऊपर, उसके कारण प्रोजेक्ट में हैड डिलेड द प्रोजेक्ट, उसके कारण प्रोजेक्ट में डिलेड हुआ, प्रोजेक्ट में देरी आई। कंसीव्ड इन 2003, लगे प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 2003 में, 2003 में प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था। द प्रोजेक्ट डिड नॉट टेक ऑफ फॉर ईयर्स आफ्टर यूएस एंड यूएन इम्पोज द सैंक्शन ऑन तेहरान ओवर द न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन कई सालों तक इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं हुआ क्योंकि जो यूएन है वो तेहरान के ऊपर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण उसके ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज कर दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। इस कारण प्रोजेक्ट पे बहुत सालों तक काम नहीं हुआ। इंडियन साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन 2015। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो समझौता था 2015 में इंडिया ने इस पे साइन किया आफ्टर वाशिंगटन ईज टू सैंक्शन ऑन ईरान फॉलोइंग दैट ईयर न्यूक्लियर एग्रीमेंट।
इसके बाद जो यूएस है, वाशिंगटन यूएस है जो, वो ईरान के सैंक्शंस को, ईरान के प्रतिबंध को उस वर्ष न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत कम कर दिया। ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उसको उस वर्ष उसके सैंक्शंस को, उसके प्रतिबंध को कम कर दिया। एंड इन 2016 और 2016 में द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूट, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया था ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईरान विजिट। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान विजिट किया उसके दौरान इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। द यूएस यूनिलैटरल विड्रॉल फ्रॉम द न्यूक्लियर डील इन 2018, 2018 में यूएस ने, यूनिलैटरल का मतलब होता है अपने आप से या एक तरफा न्यूक्लियर डील से विड्रॉल कर लिया। एंड रीइम्पोज ऑफ द सैंक्शन ऑन ईरान, और ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस को रीइम्पोज किया, दोबारा से प्रतिबंध को लगा दिया। राइज अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज कंटिन्यू कोऑपरेशन विद तेहरान, और इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा किया कि वो तेहरान के साथ कोऑपरेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। बट इंडिया मैनेज टू विन अ कर्व आउट फ्रॉम यूएस सैंक्शन दैट अलाउ इट टू ऑपरेट द पोर्ट थ्रू एड हॉक मेजर्स। लेकिन यूएस के सैंक्शंस से कुछ छूट हासिल की इंडिया ने, और जो पोर्ट है उसको ऑपरेट करने में, टेम्परेरी रूप से ऑपरेट करने में सफलता प्राप्त की। एड हॉक का मतलब टेम्परेरी रूप से, परमानेंटली तरीके से नहीं, टेम्परेरी रूप से जो पोर्ट है उसको ऑपरेट करने में सफलता हासिल की। द चबाहर पोर्ट इज अ क्रिटिकल फॉर इंडियन कनेक्टिविटी प्लान्स। चबाहर पोर्ट जो है वो इंडियन कनेक्टिविटी प्लान्स का एक हिस्सा है और वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। फर्स्ट, इट ऑफर एन अल्टरनेटिव राउट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाई पासिंग पाकिस्तान। फर्स्ट, ये ऑफर करता है एक अल्टरनेट राउट्स को, एक अल्टरनेट रास्ते को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के, और बाईपास करता है पाकिस्तान को छोड़ के एक अलग से एक राउट प्रदान करता है, एक अलग से रास्ता देता है अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया को। अलाउइंग बेटर ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया, और अलाउ करता है सेंट्रल एशिया के साथ एक बेटर ट्रेड को, एक बेहतर व्यापार को अलाउ करता है। एंड चबाहर इज एक्सपेक्टेड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एनएसटीसी, और माना जा रहा है कि चबाहर पोर्ट जो है उसको एनएसटीसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। ब्रिंग इंडियन क्लोजर टू यूरोप, जिसकी वजह से जो यूरोप और इंडिया एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे थ्रू ईरान, अजरबैजान और रसिया। इसके साथ जो अजरबैजान है, रसिया है, जो यूरोपियन कंट्री हैं, वो इंडिया और यूरोपियन कंट्री आपस में क्लोजर हो जाएंगी और साथ ही ट्रेड करना उनके बीच में आसान होगा। एन अल्टरनेटिव टू द स्वेज राउट, और ये अल्टरनेटिव है स्वेज नहर का। हम सभी जानते हैं कि जो स्वेज नहर है उसके कारण इंडिया और यूरोप की बहुत सारी कंट्री के मध्य ट्रेड होता है। सो ये अल्टरनेटिव है स्वेज नहर का। A fully operational NSTC would reduce the time and money spent on the intercontinental trade। जो NSTC है, जब दो इंटरकॉन्टिनेंटल, जो अंतरराज्यीय, जो इंटरकॉन्टिनेंटल, जब दो देशों के मध्य ट्रेड होता है वहां पे टाइम और मनी बहुत सारा स्पेंड होता है, जिसको ये रिड्यूस करेगा। द पोर्ट रफली 200 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान ग्वादर, ये जो पोर्ट है रफली 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है पाकिस्तान के ग्वादर से। वेयर चाइना इज डेवलपिंग अ पोर्ट एज पार्ट ऑफ इट्स BRI, जहां पे चाइना एक पोर्ट डेवलप कर रही है जो BRI का पार्ट है। BRI उसका एक प्लान है जिसके तहत चाइना पाकिस्तान के ग्वादर में एक पोर्ट डेवलप करने जा रही है। वुड आल्सो हेल्प इंडिया एक्सपेंड इट्स जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस
इन सेंट्रल एशिया, जो हेल्प करेगा इंडिया को एक्सपेंड करने के लिए सेंट्रल एशिया में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बट द यूएस सीम टू हैव टेकन अ नैरो व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर इट्स हॉस्टिलिटी विथ ईरान। लेकिन यूएस जो ईरान के साथ हॉस्टिलिटी रखता है, जो दुश्मनी रखता है, वो इस प्रोजेक्ट में एक नैरो व्यू लेता है, वो एक संकीर्ण दृश्य लेता है इस प्रोजेक्ट में। अमेरिका इंटरेस्ट इन द रीजन हैव आल्सो चेंज। हालांकि अमेरिकन इंटरेस्ट इस रीजन में भी चेंज हुआ है। इन 2018 when US forces were backing the Islamic Republic government, जब यूएस फोर्सेस बैक कर रही थी इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट को इन अफगानिस्तान में, इट गिव a sanction waiver to India as Kabul also stood to benefit from the port project। जो पोर्ट का प्रोजेक्ट था उसमें कुछ सेंसन्स में कुछ छूट दी गई थी, जो काबुल के लिए, जो अफगानिस्तान के लिए भी बेनिफिट दे रही थी। टुडे यूएस ट्रूप आर आउट ऑफ अफगानिस्तान। आज यूएस ट्रूप अफगानिस्तान के बाहर है। द तालिबान है रिप्लेस्ड द इस्लामिक रिपब्लिक। तालिबान ने इस्लामिक रिपब्लिक को रिप्लेस कर दिया है, मतलब अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन हो गया है। एंड द यूएस फोकस इज इन कंटेनिंग ईरान। और अब यूएस का मेन फोकस ईरान पर कंट्रोल करने का है, ईरान पे नियंत्रण रखने का है। इंडिया इन द पास्ट हैज टेकन यू टर्न in its Iran engagement depending on the policy change in Washington DC। इंडिया ने पास्ट में बहुत सारे यू टर्न लिए थे, जो ईरान के साथ उन्होंने एंगेजमेंट की थी, ईरान के साथ जो समझौते हुए थे उसमें उन्होंने बहुत सारे यू टर्न लिए थे, मतलब अपने बात से पीछे हट गए थे। डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी चेंज इन वॉशिंगटन डीसी, जो वॉशिंगटन डीसी है, जो यूएस की पॉलिसी में जो चेंजेस होता है वो इंडिया उस पर डिपेंड कर रही थी, और ईरान के साथ जो भी एंगेजमेंट होता था उसमें वो यू टर्न ले लेते थे। इट शुड नॉट डू दैट एनीमोर। अब ये और ज्यादा नहीं करना चाहिए। इट शुड स्टे इन्वेस्टेड इन चबाहर। चबाहर जो पोर्ट है उसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सीक टू द इम्प्रूव इट्स ट्रेड एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद सेंट्रल एशिया। जो ट्रेड और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्रूव करना चाहिए सेंट्रल एशिया के साथ, विच इज ए इनिशियल फॉर इंडिया कंटिन्यू राइज, जो जरूरी है इंडिया को निरंतर आगे बढ़ने के लिए। सो ये था आज का पैसेज जिसमें बताया गया है कि इंडिया और ईरान के मध्य जो भी उसके आपसी संबंध है उसको किसी भी अमेरिकी विदेशी नीति के अकॉर्डिंग नहीं बदलना चाहिए, और जो भी भारत चबाहर पोर्ट बना रही है, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको जारी रखे, और कनेक्टिविटी और ट्रेड का जो प्रोजेक्ट है उसको और इम्प्रूव करे सेंट्रल एशिया के साथ, और भारत को एक ग्रो करने में मदद करे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? इस पैसेज की मेन टोन क्या है? ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, साधारण नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है, इसमें आलोचना भी नहीं कर रहा है, इंडिफरेंट भी नहीं है, कॉशियस है, आगे की जो फ्यूचर की बात है उसको लेके सचेत है। तो कॉशियस आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द चबाहर पोर्ट। जो चबाहर पोर्ट है इंडिया के लिए कितना इकोनॉमिक बेनिफिट देगा उसके लिए केवल ये पैसेज है? नहीं, केवल चबाहर पोर्ट कितना इकोनॉमिक बेनिफिट प्रदान करेगा उसी के लिए केवल बस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। द इम्पैक्ट ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी नहीं होगा। जो फॉरेन पॉलिसी है यूएस की वो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन को कितना इम्पैक्ट करेगा वो भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है।
इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन डेवलपिंग कनेक्टिविटी विथ सेंट्रल एशिया। हाँ, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कनेक्टिविटी को डेवलप करने की सेंट्रल एशिया के साथ, वो कितना जरूरी है ये बात कही गई है पैसेज में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वर द मेन चैलेंज फेस बाय द चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट बिफोर द रीसेंट एग्रीमेंट। रीसेंट एग्रीमेंट के पहले चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट को क्या मेन चैलेंजेस फेस करने पड़े। देखिए पहला ऑप्शन है द प्रोजेक्ट फेस डिले ड्यू टू द अमेरिकन एंड यूएन सैंक्शन imposed on Iran over in the nuclear program and US unilateral withdrawal from the nuclear deal in 2018। यूएन ने ईरान के ऊपर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज किए और एक तरफा न्यूक्लियर डील से विड्रॉ ले लिया। ये मेन रीजन था, यही मेन रीजन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन इंडिया डिसाइडेड टू साइन 10-year एग्रीमेंट विद ईरान टू डेवलप एंड ऑपरेट द चबाहर पोर्ट। क्या प्राइमरी रीजन था कि इंडिया ने डिसाइड किया 10 ईयर का एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन करने के लिए टू डेवलप ऑपरेट एंड चबाहर पोर्ट। देखिए पहला ऑप्शन है इंडियन सीक टू ब्लस्टर इट्स ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप विद ईरान। ईरान के साथ अपने ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, हालांकि बहुत सारी टेंशन एंड डिस्पाइट्स वेस्ट एशिया में चल रही थी, और इंश्योरिंग अ स्ट्रेटेजिक फूड स्टेप इन द रीजन। यह एक ऐतिहासिक फूड स्टेप था इस रीजन के लिए। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए उन्होंने, इंडिया वालों ने क्या किया, 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया क्योंकि वो अपने ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अब इस ईडियम का हमको एप्रोप्रिएट मीन्स बताना है कि इसका मीन्स क्या होगा। स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स का मतलब चोरी करने की प्रवृत्ति। किसी के अंदर अगर चोरी करने की प्रवृत्ति है तो स्टिकी फिंगर्स है वो आदमी, है ना। अगर बोला जाए एग्जाम्पल के तौर पे तो डोंट थ्रो मनी एनीवेयर, ही इज स्टिल स्टिकी फिंगर्स। मनी को इधर उधर मत फेंको, ही इज थोड़ा सा स्टिकी फिंगर्स है, हाँ? मतलब थोड़ा सा उसके अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, आ टेंडेंसी ऑफ स्टील, चोरी करने की प्रवृत्ति। हाँ, यही ऑप्शन करेक्ट है ना। टेंडेंसी ऑफ फॉरगेट नहीं होगा, भूलने की आदत नहीं होगा, तो टेंडेंसी टू स्टील, ये चोरी करने की प्रवृत्ति, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हमको स्पेल वर्ड्स बताने हैं कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है। आई रिसीव्ड गुड कंसेशन वाइल परचेजिंग अ मोबाइल फोन। मैंने एक अच्छा कंसेशन, एक अच्छी छूट प्राप्त की जब मैंने मोबाइल को खरीदा। तो देखिए रिसीव की स्पेलिंग सही है, RECIVED सही है। वाइल WHIL ये भी सही है। कंसेशन देखिए CONCESSION, हाँ ये रॉन्ग है। कंसेशन की स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। परचेजिंग की स्पेलिंग सेंटेंस में सही है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। अब इन सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमको एंटोनिम्स बताना है। जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब होता है अच्छा निर्णय लेने वाला। देखिए जो जुडिशरी होती है एक अच्छा निर्णय लेती है, एक निर्णय लेने का काम करती है, ऐसे ही जुडिशियल होता है अच्छा निर्णय लेना। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है एक अवैध गतिविधि में लिप्त होना। अनवाइज्ड, अनवाइज्ड का मतलब होता है अच्छे निर्णय का अभाव। अनवाइज्ड डिसीजन जिसको बोलते हैं, एक बेकार सा डिसीजन अनवाइज्ड कहलाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अनवाइज्ड। जुडिशियल का अनवाइज्ड एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लॉयल तो वफादार होता है, लॉफुल कानून या नियमों के अनुसार हो, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन जुडिशियल का एंटोनिम्स पूछ रहा है तो अनवाइज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको एप्रोप्रिएट वर्ड का सिनोनिम्स बताना है। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब किसी कथन या किसी
बिलीव का विरोध करना या खंडन करना, अगेंस्ट में जाना। परमिट का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति देना या किसी चीज को अलाउ करना। कॉन्ट्रा बैन का मतलब किसी लॉ के विरुद्ध जाना व उसका उल्लंघन करना कॉन्ट्रा बैन कहलाता है। ये एप्रोप्रिएट वर्ड का कंट्राडिक्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्ट्रा बैन। वेरीफाई तो आप सभी जानते हैं कि किसी की सत्यता की पुष्टि करना। बाउच का मतलब होता है सत्यता की गारंटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम्स कॉन्ट्रा बैन। अब इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन ईडियम है उसका मीन्स बताना है। डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी जो बहस करने के लिए किसी की बात का विरोध करता हो। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वन हु इज कंपोज्ड एट ऑल टाइम। ऐसा व्यक्ति जो ऑल टाइम कंपोज्ड रहता हो, ये नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत है। सेकेंड वाला देखते हैं, वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर सेकिंग आर्ग्यूइंग। बहस करने के लिए, मैंने बोला बहस करने के लिए किसी की बात का विरोध करता हो, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड माई बाइसाइकिल। अब देखिए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं। तो माई बाइसाइकिल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो सकता है। सेकंड तो नहीं होगा क्योंकि मैकेनिक लिखा है, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, तो सेकंड वाला तो एकदम से कट हो गया। थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो हैज बीन लगेगी, हैड बीन नहीं लगेगी, हैज बीन लगेगी। तो हैज इसमें है फर्स्ट वाले में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाले में देखते हैं तो हैज बीन लगी है, तो ये हो सकता है। नीचे वाला देखते हैं तो हैड बीन लगा है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको फिल करना है कि इस जगह पे कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड सुटेबल होगा। वी डैश 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 ऑफ ओल्ड क्लॉथ एंड ब्रॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। ओल्ड का पुराने कपड़े को त्याग देना या हटा देना और दिवाली के लिए नए कपड़े को खरीदना, ये बोल रहा है। इसका मीन्स यही है। देखिए कॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज की कीमत कॉस्ट करना कहलाती है। कोस्टल प्लेन आपने सुना होगा, जो नदियों के ऊपर या समुद्र के ऊपर जो भूभाग होता है समतल, उसको कोस्टल रेंज बोलते हैं। जैसे इंडिया का कोस्टल प्लेट एंड प्लेट्यू है। तो कॉस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। कॉस्ट CAST जो सोशल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें जातियां बटी होती हैं, ये वो वाला कॉस्ट है CASTE, है ना। अब अगला जो कॉस्ट है CAST, जिसका मीन्स होता है चीजों को फेंक देना। कॉस्ट ऑफ का मतलब फेंक देना, पुराने क्लॉथ्स को फेंक देना। वी कॉस्ट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स होगा सुटेबल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट कंजंक्शन का यूज करना है। Either I drive to the airport dash 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 I get a taxi। आइदर के साथ आप हमेशा देखेंगे कि आइदर के साथ और आता है, तो यहाँ पे भी आइदर है तो आइदर के साथ और आएगा, तो और यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देखिए अदर जैसे नाइदर होता तो नाइदर के साथ नॉर आता, आइदर है तो आइदर के साथ और ही आएगा, है ना। याद कर लीजिए, एज के साथ एज आएगा, आइदर के साथ आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, हार्डली के साथ वेन आएगा, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आएगा, स्कार्सली के साथ वेन आएगा, सो के साथ दैट आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसका यूज याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी आप सभी समझते हैं, जो पुरातात्विक विभाग होता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। जो पुरातन या पुरानी चीजों का अध्ययन जिससे किया जाता है उसको ही आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी, एनाटॉमी जो शारीरिक संरचना जिसका अध्ययन होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं शरीर के अंदर उसका जिसमें अध्ययन होता है उसको एनाटॉमी कहते हैं।
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो आकाशीय पिंडों या स्पेस या स्टार्स या प्लैनेट्स का जिससे अध्ययन किया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी तो ज्योतिष ही होती है, तो एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमी हमारा करेक्ट है। स्टार्स और प्लैनेट्स का जो अध्ययन किया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।